सब लोगों को। ओके, सो दिस इज सिंपली इंटरेक्शन सेशन विद ऑल ऑफ यू आफ्टर रिजल्ट्स के बाद ग्रुप ए का रिजल्ट के बाद हम लोग डिस्कशन इंटरेक्शन करेंगे। आप लोगों का जो भी क्वेरीज है उसके रिलेटेड डिस्कस करेंगे। आप जो है अपना रैंक, अपना परफॉर्मेंस, अपना एग्ज़ाम के रिलेटेड जो भी आपका जो भी बोलना है, जो फीडबैक देना है, आप सब दे सकते हो। ठीक है, मैं बहुत दिन से कोशिश कर रहा था एक इंटरेक्शन करने के लिए, लेकिन टाइम नहीं हो पा रहा था। फाइनली अभी टाइम है तो हम लोग डिस्कस करेंगे सारा जो भी डाउट है। मैं आप लोगों का कॉल भी नहीं उठा पा रहा था। ठीक है, तो अभी जितना भी आपको जो भी बोलना है, जो भी डाउट है, जो भी मतलब डिस्कशन करना है, यू कैन आस्क वन बाय वन। ओके, यस राजेश, यू कैन स्टार्ट। फर्स्ट यू हैव टू टेल कि आप कौन से स्टेट से अप्लाई किए हो। ठीक है, आपका स्टेट रैंक एंड कैटेगरी रैंक कितना है, मतलब ओवरऑल रैंक, स्टेट रैंक, कैटेगरी रैंक तीनों आप बता सकते हो। कौन सा RI या फिर आप सिर्फ हाँ कौन सा RI, कौन सा स्टेट ओवरऑल रैंक, स्टेट रैंक, कैटेगरी रैंक कितना है, और उसके बाद आप अपना डाउट पूछ सकते हो। ठीक है, वेलकम। यस, यस डेफिनेटली सिलेक्शन हो जाएगा। ठीक है, कॉन्ग्रेचुलेसन आपको। एंड यस, आप जो भी फीडबैक, जो भी मतलब बोलना चाहते हो, यू कैन डेफिनेटली टेल एंड यू कैन ऑल्सो आस्क योर डाउट्स इफ यू वांट, वॉट एवर यू वांट। यस 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 यस। फर्स्ट ईयर के बाद, यस यस, हाँ। और सेमेस्टर का रिजल्ट ना, हाँ एक्चुअली सेमेस्टर का रिजल्ट भी मायने रखता है। ठीक है, क्योंकि अगर सेमेस्टर में अगर आपका मार्क्स अच्छा नहीं होता है तो उस हिसाब से भी वो डिपेंड करता है। तो ये तो चीज़ है कि मतलब अभी CBCS पैटर्न हो गया। ठीक है, हमारे टाइम में थोड़ा अलग पैटर्न था। अभी CBCS पैटर्न में क्या है कि 1 साल के बाद, पहला 1 साल तो आप लोग PCM तीनों सब्जेक्ट पढ़ोगे। उसके बाद आपका जो स्पेशल सब्जेक्ट है उसके लिए कुछ स्पेशल पेपर होता है। जैसे मैंने उस वीडियो में बताया था, RI में आपका जो भी पेपर होता है वो आपको 4 साल पढ़ना होता है। ठीक है, फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ्स, PCM लेते हो तो पूरा पढ़ोगे। फिर उसके बाद कौन सा आपका कोई भी एक ईयर में आपका पेडागोजी सब्जेक्ट स्टार्ट होता है और एजुकेशन के कुछ पेपर्स रहते हैं। और PCM वाले पेडागोजी फिजिकल साइंस एंड पेडागोजी मैथ्स लेते हैं। वो तो मैं आपको बता दूंगा, लेकिन आपका जो डाउट है आप पूछो। यस यस, हाँ उसमें भी देखो, इसमें क्या है कि आपको जैसे कि मैंने आपको बोला था कि एक आपका होता है, देखो आर्ट्स में थोड़ा अलग होता है, साइंस में थोड़ा अलग होता है, क्योंकि ये BSc और PCM है। इसमें कोई आपको RI में क्या होता है कि एज ए टीचर बनाने के लिए आपको PCM सब्जेक्ट, आपको 3 सब्जेक्ट पढ़ने होते हैं। ठीक है, तो उसमें आपको फिजिक्स, देखो जो एक स्पेशल पेपर है उसके लिए तो आप अलग पेपर आप दोगे। फॉर एग्जांपल अगर मान लो फिजिक्स का, केमिस्ट्री का, मैथ्स का एक एक पेपर है, तो उसके अलावा जो आपका स्पेशल पेपर होगा उसके ऊपर एक एक्स्ट्रा पेपर आपका रह सकता है। और उसके बाद आपका एजुकेशन का 1-2 पेपर, इस तरह से 5-6 पेपर आपके रहेंगे। ठीक है, हर सेमेस्टर में इस तरह से, कोई सेमेस्टर में 7 भी रह सकता है। ठीक है, तो डिपेंडिंग अपॉन द एजुकेशन पेपर एंड स्पेशल पेपर। तो ये जो CBCS पैटर्न का जो लेटेस्ट जो होगा वो मैं आपको बता दूंगा, उसके अकॉर्डिंग आप देख सकते हो। इसका पूरा एक्चुअली सिलेबस, पूरा ऑफिशियल सिलेबस अवेलेबल है। ठीक है, RI का पूरा ऑफिशियल सिलेबस अवेलेबल है। एक बार अगर हम ऑफिशियल सिलेबस को गो थ्रू करेंगे तो हमको पूरा डेफिनेट आइडिया लग जाएगा। बस मैं अगर आपको ओवरऑल मैं चीज़ बताऊंगा तो आपको तीनों सब्जेक्ट पढ़ना पड़ेगा। हो सकता है ऐसा कि आपको कोई एक सेमेस्टर ना पढ़ना पड़े कोई पर्टिकुलर सब्जेक्ट, लेकिन ऑन एन एवरेज आपको चारों सब्जेक्ट जो है पढ़ना, सॉरी तीनों सब्जेक्ट आपको पढ़ना पड़ेगा। ठीक है, एजुकेशन को इंक्लूड करेंगे तो 4 सब्जेक्ट। ठीक है, यस
आरआई का सिलेबस, हाँ वही। और आपका देखो बाहर का जो अलग अलग स्टेट का अलग अलग यूनिवर्सिटीज़ के जो सिलेबस होते हैं वो अलग होता है थोड़ा बहुत, ठीक है। आरआई का सिलेबस बहुत कम रहता है, 5 यूनिट उसमें रहते हैं, ठीक है। कुछ कुछ पेपर में 3 यूनिट भी रहता है, ठीक है। तो वो सिलेबस देखेंगे तो हमको पता चलेगा। 50 मार्क्स या फिर 100 मार्क्स का पेपर होता था, इस बार थोड़ा सा चेंज किया सिलेबस। तो क्वेश्चन पैटर्न ये हमको सिलेबस, एग्जैक्ट सिलेबस इस बार जो ऑफिशियल सिलेबस होगा लेटेस्ट वाला, मैंने उसको देखा नहीं, मैंने बस कुछ आइडियाज़ लेने के लिए थोड़ा स्क्रॉल किया था। तो उसको अगर अच्छे से देखेंगे तो किस ईयर में या फिर किस सेमेस्टर में कितने पेपर्स देने हैं या फिर कितना मार्क्स का एग्जाम है वो हमको पता चल जाएगा, ठीक है। तो डोंट वरी फॉर दैट। आप जो ये चीज़ सोच रहे हो कि अगर आपको फिजिक्स नहीं मिलता तो आप क्या करोगे, ऐसा मत सोचो। आपको फिजिक्स मिले या ना मिले आपको पढ़ना पड़ेगा चारों साल, ठीक है। फिजिक्स आप स्पेशल पेपर या ऑनर्स लो या ना लो आपको पढ़ना पड़ेगा, क्योंकि वहाँ पे ये बेसिक पीसीएम होता है, मतलब फिजिकल साइंस। और आप जब वहाँ से निकलने के बाद टीचर बनते हो तो आप बनोगे मैथ्स के टीचर, ठीक है। आप मैथ्स के टीचर बनोगे 4 साल के बाद, बीएससी बीएड करने के बाद। उसके बाद आप चाहो तो फिजिक्स में, केमिस्ट्री में या मैथ्स में किसी भी सब्जेक्ट में आप पीजी कर सकते हो। अगर आपको फिजिक्स का ही टीचर बनना है 11-12 का, तो आप पीजी इन फिजिक्स कर लेना, ठीक है, एमएससी इन फिजिक्स। तो एमएससी इन फिजिक्स कर लोगे तो उसके बाद आप जो है मतलब टोटल 6 साल पढ़ने के बाद आप जो है 11-12 तक पढ़ा पाओगे। उसके बाद अगर आप सिर्फ 4th ईयर के बाद बीएससी बीएड पीसीएम के बाद जॉब ज्वाइन करते हो तो आप क्लास 6 to 8 या फिर इवन 9-10 तक आपको, क्लास 6 to 8 ही रहता है टीजीटी का काम, लेकिन 9-10 भी कभी कभी देते हैं आपको, मैथ्स पढ़ाने के लिए बोलेंगे। अगर आप जो है पीजीटी फिजिक्स बनते हो, मतलब पीजी करने के बाद फिजिक्स के टीचर बनते हो, क्लास 9 to 12 आपको फिजिक्स पढ़ाना पड़ेगा, सिर्फ ओनली फिजिक्स पढ़ाना पड़ेगा, ठीक है। तो ये ऐसा सिस्टम है। हाँ देखो साइंस के टीचर के केस में सीबीजेड रहता है, ठीक है। मैं एक चीज़ आपको क्लियर करता हूँ, साइंस जिनको साइंस टीचर बनना है उनको बायोलॉजिकल साइंस या फिर सीबीजेड लेना पड़ता है। तो अगर आप टीजीटी साइंस बनना चाहते हो तो आपको जो बीएससी बीएड सीबीजेड लेना पड़ेगा। बीएससी बीएड जो सीबीजेड होते हैं वो तीनों सब्जेक्ट फिजिक्स केमिस्ट्री बायोलॉजी पढ़ाते हैं, लेकिन जहाँ पे पीजीटी टीचर होते हैं कुछ कुछ केसेस में क्या होता है कि वो पीजीटी टीचर जो है फिजिक्स पार्ट संभाल लेते हैं, ठीक है। सीबीजेड तो उनका है, तो पीजीटी टीचर कुछ स्कूल्स में ऐसा होता है कि जो पीजीटी टीचर होते हैं उस स्कूल में अगर स्टाफ ज़्यादा है तो वहाँ पे जो पीजीटी फिजिक्स है वो फिजिक्स वाला पार्ट संभालते हैं। ये स्कूल का सिस्टम होता है, ठीक है। जिस स्कूल में मतलब टीजीटी साइंस और पीजीटी फिजिक्स दोनों हैं वहाँ पे पीजीटी फिजिक्स पार्ट पढ़ा लेते हैं। नहीं तो टीजीटी साइंस का काम है साइंस पूरा पढ़ाना। ये याद मतलब ध्यान में रखो, अगर आपको मतलब साइंस का टीचर बनना है तो आपको फिजिक्स भी वहाँ पे पढ़ाना पड़ेगा, क्योंकि फिजिक्स केमिस्ट्री बायोलॉजी तीनों रहता है। और लेकिन आपको जो ग्रेजुएशन में आप सीबीजेड लेके करोगे तो ये थोड़ा सा है चीज़। हम देखो सोशल साइंस में भी ऐसा होता है। सोशल साइंस में क्या होता है, सोशल साइंस में जो 4 सब्जेक्ट होते हैं, हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटी, इकोनॉमिक्स 9-10 लेवल पे। नहीं तो अगर आप अप टू 8 लेवल पे देखोगे तो हिस्ट्री, ज्योग्राफी एंड सिविक्स रहता है। उस केस में हमको 2 सब्जेक्ट पढ़ना होता है, आर्ट्स में भी 2 सब्जेक्ट, लेकिन तीसरा सब्जेक्ट आप पढ़े हो या नहीं पढ़े हो आपको पढ़ाना पड़ेगा, ठीक है। तीसरा सब्जेक्ट एंड चौथा सब्जेक्ट अगर नहीं पढ़े हो तो भी आपको पढ़ के पढ़ाना पड़ेगा, ठीक है। ये ऐसा है, मतलब हर एक सब्जेक्ट आप ग्रेजुएशन में नहीं करोगे, लेकिन हर एक सब्जेक्ट को वहाँ पे जाके आपको पढ़ाना पड़ता है। इसीलिए पीजी करने के बाद थोड़ा फायदा होता है कि आप सिर्फ एक ही सब्जेक्ट को पढ़ाओगे, जो भी आपका पीजी का सब्जेक्ट होगा, ठीक है। क्लियर? हाँ हाँ तो आप, हाँ देखो स्पेशल पेपर मिलना ना मिलना आरआई में मैटर नहीं करता है। मैंने ऑलरेडी ये चीज़ बहुत बार बोला है, आपको मिल जाना चाहिए, डेफिनेटली मिल जाना चाहिए। वहाँ पे 50 टोटल सीट है, तो आई थिंक 19 या 19 आई थिंक 18, 19, 17 इस तरह से कुछ रहता है हर एक, मतलब आप कैलकुलेट कर सकते हो। आई थिंक 17, 18, 19 इस तरह से कुछ रहता है, ठीक है। फिजिक्स का 17 या 18 रहता है, फिर केमिस्ट्री का 17, 18, मैथ्स का इस तरह से। तो 50 को डिवाइड कर देते हैं, अभी 55 है आई थिंक, 55 इस तरह से है, 55 या 54 है, ठीक है। तो जितना भी सीट है 3 स्ट्रीम में उसको डिवाइड कर देंगे, ठीक है। किसी में 1-2 ज़्यादा, किसी में 1-2 कम हो सकता है, तो तीनों स्ट्रीम में डिवाइड कर देंगे और आपको वहाँ पे चॉइस मिलेगा फिलअप करने के लिए। तो अगर ऐसा होता है कि बहुत सारे बच्चे फिजिक्स के लिए फिलअप करते हैं और आपका मार्क्स उनमें कम है, ठीक है, तो आपको फिजिक्स का स्पेशल पेपर नहीं मिलेगा। लेकिन इट डज नॉट मैटर इन योर कैरियर। अगर आप
फिजिक्स अगर आपको स्पेशल पेपर नहीं मिलता, केमिस्ट्री अगर मिलता है या मैथ्स आपको स्पेशल पेपर मिलता है, आपके करियर पे उसका कोई इम्पैक्ट नहीं पड़ेगा। जो टीचर वो बनेंगे वो टीचर आप भी बनोगे, ठीक है। सेम, सब सेम है। बीएससी और पीसीएम जितने भी एस्पिरेंट पढ़ते हैं, जितने भी स्टूडेंट आरआईज में बीएससी बीएड पीसीएम पढ़ते हैं, वो सारे टीचर, सारे स्टूडेंट आगे जाके टीजीटी मैथ्स बनेंगे। ये मतलब लिखा हुआ है, ठीक है। वो आप कुछ भी पढ़ो, मैथ्स का स्पेशल पेपर लो या ऑनर्स लो या केमिस्ट्री का लो या फिजिक्स का लो, कुछ भी लो, पीसीएम अगर आपने लिया है तो आपको मैथ्स का टीचर ही बनना है आरआई में, ठीक है। हर आरआई में नहीं, हर एक जगह, मतलब हर स्कूल में। यस, देखो सुनो, हाँ हाँ, नहीं नहीं, देखो देखो देखो, एक चीज़ सुनो, मैं आपको एक चीज़ अच्छे से समझाता हूँ, ठीक है। आरआई मिलना बहुत डिफिकल्ट होता है, ठीक है। आरआई आरआई में पढ़ के जॉब निकालना बहुत आसान है, लेकिन आरआई में एंटर करना बहुत मुश्किल है। हमारे टीचर थे, ठीक है, अभी वो दूसरे कॉलेज में पढ़ाते हैं, वो हमेशा हमको बोलते थे कि आरआई में एंटर करना डिफिकल्ट है, आरआई से सक्सेसफुल होकर निकलना बहुत आसान है। क्योंकि ये लिखा हुआ है, आप एंटर करते हो, जॉब लेके बाहर निकलोगे, ये पूरा आपका फिक्स्ड है। इसीलिए आरआई फेमस क्यों है इतना। आप पीसीएम में एडमिशन लेते हो, 50 के 50 या 55 जितने भी सीट है, उन सारे बच्चे आगे जाके टीजीटी मैथ्स के लिए अप्लाई करेंगे, टीजीटी मैथ्स टीचर बनेंगे। अगर नहीं करते, जैसे मेरे बहुत सारे दोस्त हैं, वो पीजी इन फिजिक्स, पीजी इन केमिस्ट्री कर लिए, ठीक है, मतलब पोस्ट ग्रेजुएशन उन्होंने कर लिया, तो अभी वो पीजीटी बन गए, ठीक है। तो ये सिस्टम होता है आपका। तो घबराओ बिल्कुल मत घबराओ। अगर आपको फिजिक्स नहीं मिलता है, मैथ्स ले लेना। केमिस्ट्री आपने बोला कि आपका वीक है, मैथ्स ले लेना, कोई दिक्कत नहीं है। आपका आपके कैरियर के ऊपर, टीचिंग प्रोफेशन के ऊपर कोई असर नहीं डालेगा, ठीक है। आप जैसे फॉर एग्जांपल मैं बता रहा हूँ, अगर आर्ट्स के केस में भी देखोगे, कोई हिस्ट्री लिया है तो भी टीजीटी एसएसटी बनेगा, कोई ज्योग्राफी लिया है तो भी टीजीटी एसएसटी बनेगा, ठीक है। ज्योग्राफी के साथ इकोनॉमिक्स लो, पॉलिटी लो, कुछ भी लो, कुछ भी लो, आप कोई भी कॉम्बिनेशन लो, आप आगे जाके टीजीटी एसएसटी ही बनोगे। तो आपके फ्यूचर कैरियर, आपके सैलरी, जॉब प्रोफेशन, कुछ इसके ऊपर कोई इम्पैक्ट नहीं डालेगा। लेकिन अगर आप बाहर से पढ़ते हो, तो बाहर से पढ़ने के बाद आपको 2 ईयर बीएड करना है, जिसमें आपका ज़्यादा प्रेशर होगा, ठीक है। 3 साल पढ़ोगे, फिर 2 ईयर बीएड करोगे, उस टाइम में खाली बीएड का ही कोर्स पढ़ोगे तो इतना आपको इंटरेस्टिंग नहीं लगेगा, सिर्फ बीएड वाला चीज़ रहता है, ठीक है। थोड़ा बहुत आपको बोरिंग लग सकता है, और उसके बाद फिर आप जो है टीचर के लिए अप्लाई करोगे, 5 साल आपका लग जाएगा टोटल, 3 साल ग्रेजुएशन, 2 साल बीएड। ये बहुत अच्छा अपॉर्चुनिटी है, क्योंकि यहाँ पे इंटीग्रेटेड इसीलिए क्यों, अगर देखो, अगर इस तरह से आप जो सोच रहे हो, इस तरह बिल्कुल नहीं सोचना है, क्योंकि अगर इस तरह का चीज़ होता तो गवर्नमेंट क्यों प्रमोट करता। गवर्नमेंट खुद एनईपी 2020 में ये साफ साफ बोल दिया है कि आगे 2 ईयर बीएड हटा दिया जाएगा, सब 4 साल का कोर्स होगा। टीचर बनना तो 4 ईयर इंटीग्रेटेड कोर्स इज मस्ट, मैंडेटरी। तो गवर्नमेंट ने पूरा ये चीज़ मतलब ऑफिशियल डॉक्यूमेंट में बना दिया, बता दिया आप लोगों को कि आपको टीचर बनना है तो ये सब स्ट्रीम रहेंगे, इस तरह से आपको लेना है। कॉम्बिनेशन आप कोई भी ले सकते हो, लेकिन आपको जो है उसके बाद वाला जो होगा वो कर सकते हो। लाइक जैसे मैंने बोला, पीसीएम के बाद मैथ्स बन सकते हो, सीबीएड के बाद आप जो है साइंस के टीचर बन सकते हो। लेकिन जो भी सब्जेक्ट लोगे आगे जाके तीनों में से आप जो है पीजी कर सकते हो। बायोलॉजिकल साइंस के केस में आप केमिस्ट्री में नहीं कर सकते, बोटनी या जूलॉजी में कर सकते हो। तो वो उसके बाद आप बोटनी या जूलॉजी के या फिर बायोलॉजी के पीजीटी बायोलॉजी बन सकते हो, ठीक है। ये ऐसा सिस्टम होता है आपका, तो घबराने वाली कोई बात नहीं है। बहुत मतलब यू आर ब्लेस्ड कि आपको सीट मिला है, ऐसा सोचो, ठीक है। वहाँ आरआई में एंटर करने के बाद आपको पता चलेगा कि आप कितने मतलब प्रिविलेज्ड हो, ठीक है। तो ऐसा मत सोचो कि आप छोड़ दोगे। फिजिक्स एक सब्जेक्ट के लिए आप इतना बड़ा अपॉर्चुनिटी को कभी मत छोड़ना। बहुत सारे बच्चे ऐसा करते हैं कि कहीं दूसरे अच्छे कॉलेज ज्वाइन कर लेंगे, यहाँ पे नहीं करेंगे तो क्या होगा, 3 साल करने के बाद क्या होगा अगर बीएड नहीं मिलेगा तो। जो ऐसा करते हैं, जो लोग सीट छोड़ देते हैं, मैं उनको बोल रहा हूँ, अगर 3 साल के बाद आपको 2 ईयर बीएड नहीं मिला तो बहुत कंपटीशन बढ़ गया होगा, तो क्या करोगे फिर, समझ रहे हो ना। इसलिए जो मिला है उसको छोड़ो मत, और जो मिला है आपको बहुत बड़ा चीज़ मिला है, ठीक है। ओके, सो नेक्स्ट। ओके ओके, थैंक यू राजेश। नेक्स्ट कैंडिडेट, नेक्स्ट स्टूडेंट, प्लीज आस्क योर क्वेश्चन 1 by 1। Yes, yes, Mansi. Definitely, congratulations first of all, Mansi, congratulations to you. Okay, and
बहुत अच्छा रैंक है, ऑल इंडिया टॉपर हो आप, ठीक है, ऑल इंडिया रैंक 5 है आपका, तो बहुत बड़ी अचीवमेंट है एंड वी आर वेरी प्राउड ऑफ यू। एंड गेट डेफिनेटली यू कैन अटेम्प्ट गेट। इवन मैं बोल रहा हूँ, मैंने भी गेट किया हुआ है, ठीक है, मेरा भी गेट जो है क्वालिफाइड है, ठीक है। मैं सोशल साइंस से किया हूँ लेकिन मेरा भी गेट है। अगर मैं सोशल साइंस से होकर गेट क्वालिफाई कर सकता हूँ देन यू कैन ऑल्सो डू। साइंस वाले सब कर सकते हैं गेट, ठीक है। तो मेरे पास होगा सर्टिफिकेट, लेकिन छोड़ो मैं कभी और दिखा दूंगा, ठीक है। तो गेट कर सकते हो, ठीक है, जो ग्रेजुएट एप्टीट्यूड टेस्ट इन इंजीनियरिंग वाला जो चीज़ है वो सब कर सकते हैं। एवरीवन कैन अटेंड द टेस्ट ऑफ गेट। गेट टेस्ट सब लोग अटेंड कर सकते हो। अभी अभी क्या है, सोशल साइंस वालों के लिए भी ये चीज़ कर दिया गया है। तो जो फर्स्ट टाइम स्टार्ट हुआ था तो उस टाइम में मैंने भी दिया था और मेरा भी गेट क्लियर है, ठीक है। लेकिन सोशल साइंस में कुछ अपॉर्चुनिटी है नहीं ज़्यादा, मेरे पास वो सर्टिफिकेट जो है बस ऐसे ही रखा हुआ है कि मैंने क्लियर किया हुआ है। लेकिन साइंस के केस में बहुत अपॉर्चुनिटी है। पर MSc एड के बाद अगर आप गेट कर लेते हो तो उसके बाद है अपॉर्चुनिटी। लेकिन मेरे हिसाब से देखो, करना चाहिए गेट में, आप अप्लाई करो, अच्छा अच्छा PSU मिल जाता है, बहुत हाई सैलरी वाला जॉब मिलता है आपको, ठीक है, हाईली स्किल्ड सैलरी आपको मिलता है, बहुत ज़्यादा सैलरी। तो गेट कर लो। लेकिन टीचर जॉब भी बहुत मतलब अच्छा है, ठीक है। जैसे फॉर एग्जांपल मैं बोलूँगा अभी कि अगर आप KVS या NVS में ज्वाइन करते हो तो स्टार्टिंग सैलरी आपके अराउंड 70,000 होगा। इन हैंड आपके 65 हो सकते हैं, जैसे मैंने अपना दिखाया था आपको। उड़ीसा में क्या होता है कि थोड़ा उड़ीसा में हाउस रेंट अलाउंस नहीं मिलता है, ठीक है, तो उड़ीसा में थोड़ा कम मिलता है। अगर आप KVS NVS में जॉब करते हो तो आपको 70,000 इन हैंड सैलरी स्टार्टिंग में लगभग मिलेगा। सबसे ज़्यादा DTSS भी मिलता है। तो स्टार्टिंग सैलरी ये होता है। और अभी ये है, हर 6 महीने में 3% का DA का इंक्रीज होता है। तो 4 साल के बाद या 6 साल के बाद आप जब ज्वाइन करोगे तो ये जो अभी 70,000 इन हैंड सैलरी है वो अराउंड 90,000 या 95,000 तक भी होने का चांस है, ठीक है। उस टाइम में जब आप टीचर बनने के लिए एलिजिबल हो जाएंगे उस टाइम में 95 to 1 लाख तक का सैलरी हो सकता है, स्टार्टिंग सैलरी। तो समझ रहे हो ना कितना ये है। और ये स्टेबल जॉब है और बहुत एंजॉइंग जॉब है। तो गेट के थ्रू जो जॉब आप कर सकते हो उसमें से उससे भी बहुत ज़्यादा एंजॉइंग और सेटिस्फाइड जॉब है टीचिंग प्रोफेशन। क्योंकि मुझे जो लगता है, मैं पर्सनली चीज़ आपको बताता हूँ, टीचिंग प्रोफेशन में आपको लंबा छुट्टी मिलता है, ठीक है, समर लाइक समर है हो गया, विंटर हो गया, जो भी है। लेकिन जो बाकी जो गवर्नमेंट जॉब होते हैं उसमें इस तरह का आपको लंबा छुट्टी नहीं मिलता। तो वो डिपेंड करता है आपके ऊपर, ठीक है, आपके ऊपर डिपेंड करता है आप कौन सा जॉब लेते हो। मैंने आपका डाउट क्लियर कर दिया कि आप गेट भी दे सकते हो, मैंने भी दिया है, आप सब दे सकते हो, ठीक है, क्लियर। नेक्स्ट, यस IIT JAM भी दे सकते हो, वो भी देते हैं, बहुत सारे स्टूडेंट वो भी देते हैं, IIT में पढ़ रहे हैं अभी। देखो आपको सुन के बहुत खुशी महसूस होगा कि बहुत सारे RI के जो है स्टूडेंट, हमारे सीनियर, हमारे बैचमेट अभी IIT NIT आइजर में पढ़ रहे हैं, IISc बैंगलोर में पढ़ रहे हैं, ठीक है। तो IIT JAM भी दे सकते हो आप लोग, ठीक है, और पढ़ रहे हैं। मेरे पास एक्चुअली अगर बहुत टाइम होता ना, मैं सोचता हूँ कि मेरे पास 24 आवर की जगह 48 आवर होता दिन में, तो मैं उन सबका इंटरव्यू लेके आपको मतलब दिखाता कि कितने सक्सेसफुल लोग हैं, ठीक है। अभी तो एक भैया हैं हमारे सीनियर, जब हम फर्स्ट ईयर में जब हम लोग थे तो वो 4th ईयर में थे और वो अभी साइंटिस्ट बन गए हैं बार्क के, BSc बेड किए थे RI भुवनेश्वर में, PCM, ठीक है। तो बहुत सक्सेसफुल लोग हैं, उनके बारे में मुझे मौका मिलेगा तो डेफिनेटली उन लोगों का इंटरव्यू मैं करूंगा इसी चैनल पे आपको मोटिवेट करने के लिए। तो सब कर सकते हो, जो भी चीज़ बाहर से, मैं आपको ये चीज़ मैं ऑनलाइन में अगर बताऊंगा, जो भी चीज़ आप कोई और यूनिवर्सिटी से कर सकते हो वो सारे चीज़ आप कर सकते हो RI में, इंक्लूडिंग टीचिंग जॉब। उस केस में आपका सिर्फ BSc के बाद या MSc के बाद जो कर सकते हो वही करोगे। यहाँ पे एक्स्ट्रा आपका ऐड होता है एक चीज़ कि आप सारे टीचिंग प्रोफेशन के लिए अप्लाई कर सकते हो। आप DEO बन सकते हो, डिस्ट्रिक्ट एजुकेशन ऑफिसर, ब्लॉक एजुकेशन ऑफिसर, इस तरह से मतलब कुछ एजुकेशन रिलेटेड सब कुछ आप बन सकते हो। आगे जाके आप जो है असिस्टेंट प्रोफेसर इन टीचर एजुकेशन भी बन सकते हो, ठीक है। तो एक्स्ट्रा ऐड हो जाता है आपका टीचिंग। बाकी जैसा दूसरे जगह पे होता है वो सब आप कर सकते हो, ठीक है। Yes, next question. Please repeat again.
यस यू हैव टू वेट, दैट्स द डिमेरिट फॉर MSc एड। इसीलिए मैंने पर्सनली MSc एड नहीं किया था, क्योंकि मैंने आपको बोला था शायद मेरे वीडियो में कि मुझे भी MSc एड मिला था, लेकिन मैंने MSc एड नहीं किया था बिकॉज यू नीड टू वेट फॉर 6 ईयर अप टू, आपको बीच में आप छोड़ के नहीं जा सकते, आपको पूरा 6 साल तक पढ़ना पड़ेगा, और 6 साल पढ़ने के बाद जो है आप डायरेक्टली PGT टीचर बन सकते हो, ठीक है। TGT भी बन सकते हो, लेकिन PGT जो है आप डायरेक्टली बन सकते हो, तो ऑब्वियसली बेटर PGT बनना ज़्यादा बेहतर है, लेकिन आप बीच में नहीं छोड़ सकते, ठीक है। आप जो है बीच में इसको नहीं छोड़ सकते, ठीक है। यस, तो आपको 6 साल पूरा करना पड़ेगा कंप्लीट। ओके, आई थिंक गणपति विसर्जन हो रहा है, जस्ट ए मिनट। यस, कीप आस्किंग, कंटिन्यू योर क्वेश्चन। यस, हेलो, प्लीज टेल मी योर नेम एंड रैंक। My name is Nida Patel. मैं यस, छत्तीसगढ़ से हूँ। मेरा ओवरऑल रैंक 24, स्टेट रैंक 4 और कैटेगरी रैंक 2 है। सर कॉन्ग्रेचुलेसन। मेरा यस, एट बायोलॉजिकल में सिलेक्शन हुआ है और मैं मैथ स्ट्रीम वाली हूँ। तो क्या मैं इसमें एडमिशन ले लूँ? देखो डेफिनेटली मैं अभी जैसे अभी बोल रहा था राजेश को, ठीक है, ये जो आपको मिला है बहुत बहुत मतलब किस्मत वालों को मिलता है, ऐसा सोच सकते हो आप, ठीक है। क्योंकि जो चीज़ आपको RI में पढ़ने के बाद या RI में पढ़ने से मिलेगा, जो चीज़ वो बाहर से नहीं मिलेगा। अगर मैं आपको सिंपली एक चीज़ बताऊं तो आपको जो चीज़ 4 साल में आपको मिल रहा है वो बाहर 5 साल में क्यों करोगे? अगर आपको टीचर ही बनना है, अगर आप चाहते हो कि टीचिंग प्रोफेशन में जाएं, इंक्लूडिंग बाकी सारे, देखो यहाँ पे आपको दो चीज़ मिल रहा है, मतलब एक साथ 2 चीज़ मिल रहा है, ठीक है। एक साथ आपको आपका जो है ग्रेजुएशन में भी आपको डिग्री मिल रहा है और आपका एजुकेशन में भी डिग्री मिल रहा है, ठीक है। मतलब बैचलर ऑफ साइंस एंड बैचलर ऑफ एजुकेशन दोनों चीज आपको एक साथ मिल रहा है, तो क्यों नहीं लोगे आप, ठीक है। और उसके बाद आपके पास डायरेक्ट कैरियर अपॉर्चुनिटी, वहां से निकलने का, फॉर एग्जांपल आप 3 साल का अगर कोर्स करते हो, वहां से निकलने के बाद कोई जॉब अपॉर्चुनिटी है डायरेक्ट कोई जॉब आपको मिलेगा क्या? नहीं मिलेगा, आपको एंट्रेंस देना पड़ेगा डिफरेंट जॉब का, तब आपको मिलेगा, ठीक है। लेकिन RI से निकलने के बाद इतने सारे स्कूल में वैकेंसीज आते हैं, इवन अगर मैं कॉन्ट्रैक्चुअल का बात करूं जैसे मैं बोल रहा था, तो आपके पास जॉब का एक अपॉर्चुनिटी रहता है। तो डेफिनेटली आई विल सजेस्ट यू टू ज्वाइन करना चाहिए, क्योंकि देखो मैं अभी अभी आप, मैं जानता हूं आप लोग, आप सबके साथ मैंने थोड़ा बहुत बात किया है, ठीक है। एक मिनट, आप सबके साथ मैंने थोड़ा बहुत बात किया है, ठीक है। मुझे पता है कि आपका डिफरेंट जगह पे आपका सिलेक्शन जो हुआ है। देखो मैं उस टाइम में, जैसे आप अभी जैसे जैसे डिलेमा में हो, ऐसा उस तरह का डिलेमा मैं भी था सेम, ठीक है। उस टाइम में मैंने डिसाइड किया टीचिंग प्रोफेशन को चूज करने के लिए, एंड बिलीव मी आई एम वेरी सेटिस्फाइड इन दिस जॉब, ठीक है। ऐसा नहीं कि मतलब मुझे मतलब हमेशा टीचिंग प्रोफेशन में मतलब या जो जॉब मैं कर रहा हूँ उसमें रहना है, टीचिंग प्रोफेशन में ही ऊपर जाना है, और दूसरा भी जो ड्रीम है उसको हम फुलफिल करने का कोशिश करेंगे। तो अगर आप मुझे कंपेयर करने के लिए बोलोगे, आपके केस में अगर आप कंपेयर करने के लिए बोलोगे कि सर नॉर्मल डिग्री कर लूँ या किसी और स्टेट BEd से या फिर कहीं और से कर लूँ, या सेल्फ फाइनेंसिंग या फिर आपका प्राइवेट से कर लूँ और RI से कर लूँ, तो उसमें मैं हमेशा आपको RI ही सजेस्ट करूँगा, क्योंकि RI गवर्नमेंट है, सिर्फ गवर्नमेंट नहीं है, सेंट्रल गवर्नमेंट है, और सिर्फ सेंट्रल गवर्नमेंट भी नहीं है, सबका मतलब ऊपर है वो, NCERT का ऑर्गेनाइजेशन है, मतलब प्रीमियर ऑर्गेनाइजेशन सबसे बड़ा, ठीक है। समझ रहे हो ना, जो बेस्ट टीचर क्रिएट करने का जो जिम्मेदारी होता है वो RIs का होता है, NCERT का होता है। तो दैट्स व्हाई यू शुड डेफिनेटली ज्वाइन, बिकॉज अगर कोई भी आप जॉब का जो परमानेंट टीचर रिक्रूटमेंट, इवन कॉन्ट्रेक्चुअल टीचर रिक्रूटमेंट अगर भी होता है, ठीक है, गेस्ट फैकल्टी अगर होता है, तो उसमें भी सबसे पहला प्रेफरेंस लिखा होता है, पहला एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया में फर्स्ट पॉइंट पे लिखा होता है कि 4 ईयर इंटीग्रेटेड BA BEd या BSc BEd फ्रॉम RI लिखा होता है, ठीक है, आप देख सकते हो। और PGT का अगर रिक्रूटमेंट होता है तो वहाँ पे लिखा होता है 6 ईयर इंटीग्रेटेड MSc एड फ्रॉम RI, ये साफ लिखा होता है। तो RI का डेफिनेटली प्रायोरिटी रहता है। मैंने पर्सनली चीज़ फील किया है, जब मैं कैंपस इंटरव्यूज़ दे रहा था, कैंपस तो सब लोग का सेम होता है, ठीक है, तो कैंपस तो वो खुद आते हैं, ठीक है, तो ऑब्वियसली उनका एक रेपुटेशन होता है RI वालों का, क्योंकि वो खुद आते हैं आपके पास, तो एक रेस्पेक्ट रहता है। उसके बाद जो मैंने कॉन्ट्रेक्चुअल इंटरव्यूज़ भी दिया था, ठीक है, एक टाइम जब कोविड के टाइम में मुझे थोड़ा लग रहा था, डिप्रेस लग रहा था कि क्या यार अब क्या होने वाला है, तो इसीलिए उस टाइम में मैंने कुछ इंटरव्यूज़ दिए थे KVS का कॉन्ट्रेक्चुअल रिक्रूटमेंट, क्योंकि अभी तक 2018 से अभी तक KVS का परमानेंट रिक्रूटमेंट नहीं हुआ है, NVS का होता है, KVS का नहीं हुआ, इस साल होने वाला है। तो
मैंने दिया था तो मैंने देखा कि सिर्फ आरआई से हूँ इस तरह इसका जो मतलब वेटेज बहुत ज़्यादा रहता था। आप वहाँ पे जब वो डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन करते थे उस टाइम पे आप आरआई से हो तो एक रेस्पेक्ट रहता था। तो ये चीज़ है, ये चीज़ आपको हमेशा मिलेगा। तो आरआई का डेफिनेटली एक जो है इम्पोर्टेंस है, ठीक है। तो आप डेफिनेटली ज्वाइन करो आरआई। नेक्स्ट है फैसिलिटी है। भुवनेश्वर में इंस्टीट्यूट है, ठीक है। लेकिन मैं सजेस्ट करूँगा कि इंस्टीट्यूट जाओ, लेकिन ऑनलाइन आई थिंक ज़्यादा बेहतर आपको फैसिलिटी मिल सकता है, ठीक है। वहाँ पे है कोचिंग है, अभी आईआईटी जाम का कोचिंग है, ठीक है। तो जाम जेस्ट एक भी होता है, ठीक है, वो कुछ उसका कोचिंग है अवेलेबल है भुवनेश्वर में, ठीक है। तो आप कर सकते हो। नहीं, मास्टर्स तो आप बाहर से करोगे ना, तो आपको तो एंट्रेंस देना पड़ेगा। मास्टर्स तो आप बाहर करोगे ना, आरआई में तो 4 ईयर इंटीग्रेटेड के बाद और मास्टर्स नहीं है, एमएससी आईडी है सिर्फ। तो आरआई में मास्टर्स नहीं है, मास्टर डिग्री 2 ईयर का कोर्स नहीं है, आरआई एजुकेशनल इंस्टीट्यूट है। तो इसीलिए वहाँ पे आप एमएससी को बाहर से करना पड़ेगा, ठीक है। आप वहाँ ट्राई करना है, आईआईटी जाम जेस्ट वगैरह आपको आईआईटी में मिल जाए, या फिर कहीं से भी करोगे तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, आप टीचर बन जाओगे, जो आपका एम है वो बन जाओगे, आप कहीं से भी आप कर लो, ठीक है। बस एक अच्छे जगह से करोगे तो अच्छा नॉलेज आपको मिलेगा, ठीक है। नेक्स्ट, गुड इवनिंग। यस, ओके। वेटिंग में 3 है ना, डेफिनेटली यू शुड अटेंड द काउंसलिंग प्रोसेस। बिकॉज क्या होता है देखो, बहुत मैंने बोला था कि मल्टीपल स्ट्रीम में आप अप्लाई कर सकते हो, तो उसमें बहुत सारे, अगर आप खुद भी देखोगे तो बहुत सारे लोगों का नाम जो है मल्टीपल है, ठीक है। तो अगर ऐसा होता है बहुत सारे नहीं जाते हैं और किसी और स्टेट का भी सीट वैकेंट हो जाता है, तो वहाँ पे जो प्रेजेंट रहता है उसको सीट दे देते हैं, क्योंकि उनका प्रायोरिटी होता है कि एक दिन में एडमिशन खत्म करना। आ रहे में कोई स्पॉट सिलेक्शन बाद में सेकंड सिलेक्शन ऐसा कुछ नहीं होता। ऑफलाइन काउंसलिंग का बात कर रहा हूँ, जहाँ पे ऑनलाइन काउंसलिंग होता है वहाँ पे रहता है, ठीक है। गुड इवनिंग नोनिका। ओके, तो जहाँ पे जहाँ पे ऑफलाइन काउंसलिंग होता है ना, वहाँ पे एक ही दिन काउंसलिंग कंप्लीट करते हैं। ऑनलाइन में क्या होता है कि बहुत सारे बच्चे अटेंड नहीं कर पाते हैं, गूगल मीट में लिंक फेल्योर या फिर नेटवर्क प्रॉब्लम या फिर पेमेंट फेल्योर, तो सेकंड थर्ड सिलेक्शन का लिस्ट निकलता था। लेकिन इस बार इस तरह का नहीं होगा। जिस दिन उस दिन जितने भी बच्चे प्रेजेंट होंगे उसमें से किसी को जो है सिलेक्ट कर दिया जाएगा। एक और चीज़ मैं आपको यहाँ पे बताना चाहूँगा कि आप लोग क्वेश्चन पूछते हो कि कुछ स्टूडेंट पूछते हैं क्वेश्चन कि सर अगर हम आरआई में ज्वाइन कर लेते हैं और अगर हम छोड़ के किसी मतलब बीच में छोड़ देते तो क्या हमारा फी रिफंड होगा? तो बिल्कुल फी रिफंड नहीं होगा। और इस तरह का आपके दिमाग में ख्याल है तो मत ज्वाइन करना, क्योंकि एक तो वो सीट वैकेंट रह जाएगा, जो किसी को मिल सकता था वो वैकेंट रह जाएगा और आपकी फ़ी भी वापस नहीं किए जाएंगे, ठीक है। आरआई आपका फ़ी वापस नहीं करेगा। आरआई में कोई ऐसा रूल नहीं होता कि आप फ़ी वापस करेंगे, ठीक है। ओरिजिनल जो सर्टिफिकेट आपको 10 दिन के अंदर सबमिट करना पड़ता है वहाँ पे। तो आरआई में टीसी लेना बहुत डिफिकल्ट हो जाएगा अगर आपको छोड़ना है तो, और छोड़ने की कोई ज़रूरत नहीं। मैं आपको सजेस्ट करूँगा, आप रिग्रेट करोगे अगर आप आरआई छोड़ के कोई और कॉलेज ज्वाइन करते हो तो। टीचिंग प्रोफेशन अगर आप चाहते हो तो मैं बोल रहा हूँ, अगर आपको टीचर नहीं बनना है कुछ और बनना है तो फिर आप छोड़ सकते हो, लेकिन अगर टीचर बनना है तो आरआई इज़ द बेस्ट। आप कहीं और जाओगे तो डेफिनेटली रिग्रेट करोगे, तो बीच में किसी को छोड़ना नहीं है, ठीक है। यस, टेल। यस, उसी दिन आपको कन्फर्मेशन हो जाएगा, उसी दिन आप फी पेमेंट भी कर देना, ठीक है। तो उस दिन कन्फर्मेशन, क्योंकि देखो क्या होता है, जो 9:30 बजे बुलाया है भोपाल वालों का, ठीक है, 9:30 बजे वहाँ पे जाएंगे, लगभग 10 बजे से स्टार्ट होगा और बहुत जल्दी काउंसलिंग कुछ ज़्यादा कुछ नहीं होता। आपके सारे डॉक्यूमेंट्स को एक बार देखेंगे जो आपने फिलअप किया था वो सब सही है, नाम सही है, मम्मी पापा का नाम सही है, डेट ऑफ बर्थ सही है, मार्क्स जो आपने अपलोड किया था वो सही है, कि कौन से ईयर आप पास आउट हुए थे, उतना देखने के बाद आपका तुरंत डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन हो जाएगा। आपको एक रसीद, या फिर रसीद तो नहीं देंगे क्योंकि ऑनलाइन फॉर्म फिलअप करना, ऑनलाइन पेमेंट करना है, तो आपका कोई एक अंडरटेकिंग वगैरह साइन कराने के बाद आपको कुछ ना कुछ देंगे आपको डेफिनेटली। अगर सिलेबस का बुक दे सकते हैं या फिर कुछ ना कुछ एक चीज़ देके फिर बोलेंगे कि आपका एडमिशन अभी कंफर्म्ड है, आप फ़ी पेमेंट कर लो। फिर फ़ी पेमेंट करने के लिए आप जाओगे, फ़ी पेमेंट करके फ़ी का रिसिप्ट भी उनके पास देना होता है, ठीक है। फ़ी का रिसिप्ट भी जो एकेडमिक सेक्शन होता है वहाँ पे जमा करना होता है, ठीक है।
तो ये सिस्टम है, तो आपका उसी दिन कंफर्म हो जाएगा। नेक्स्ट और सेकंड वेटिंग, थर्ड वेटिंग इस बार नहीं निकलेगा। आप देखे होंगे कितना बड़ा लिस्ट है वेटिंग का, तो उतने में डेफिनेटली 50 या 40 जितना भी सीट है वो फिलअप हो जाएगा, ठीक है। तो जितने लोगों का भी वेटिंग में है ना, सब लोग जाना चाहिए, क्योंकि जाओगे तो चांस है, नहीं जाओगे तो 0% चांस है। जाओगे तो कम से कम 10%, 20%, 30%, 50%, 60 कुछ भी चांस है, लेकिन नहीं जाओगे तो 0%, जो वहाँ पे रहेगा उसको दे देंगे। तो डेफिनेटली आना चाहिए, ठीक है। नहीं होता तो अलग चीज़ है, हम लोग फिर से प्रिपरेशन करेंगे, लेकिन या फिर कुछ और भी हम लोग सोच सकते हैं, और दूसरा ऑप्शन हम सोच सकते हैं, लेकिन नहीं जाओगे तो फिर आपको कुछ पता भी नहीं चलेगा कि हुआ क्या, ठीक है। जैसे फॉर एग्जांपल मैं MSc एड का एडमिशन करने के लिए मैसूर में नहीं गया, तो मुझे पता नहीं कि हुआ क्या वहाँ पे, ठीक है। मेरा वेटिंग में था एक्चुअली, ठीक है, MSc एड जो मेरा था, ठीक है। तो इसीलिए आपको जाना चाहिए। यस, वेलकम। नेक्स्ट, गुड इवनिंग। यस, आपका कैटेगरी रैंक 8 है, और आपका कैटेगरी कौन सा है? जनरल कैटेगरी 5 सीट है, तो आपका वेटिंग 3 में आएगा, ठीक है। वेटिंग 3 में आएगा, और डेफिनेटली यू शुड अटेंड द काउंसलिंग, ठीक है। अगर आपका जनरल रैंक 8 है तो आपका वेटिंग 3 में आएगा, तो वेटिंग 3 का बहुत चांस बनता है, यू शुड डेफिनेटली अटेंड द। देखो इस बार क्या है कि सीट बहुत कम लोग छोड़ेंगे, लेकिन जो रिपीट होगा, मतलब जो जिसका नाम दोनों तीनों लिस्ट में होगा, तो उस केस में तो वो डेफिनेटली छोड़ेगा, एक ही लेगा। तो इसीलिए आपको जाना चाहिए, ठीक है। यू शुड डेफिनेटली अटेंड द काउंसलिंग प्रोसेस। देखो जितने भी मेरे स्टूडेंट हैं, मैं सबको बोलूँगा कि आप सब लोग काउंसलिंग डेफिनेटली अटेंड करो, क्योंकि मैं चाहता हूँ कि आप सबका सिलेक्शन हो जाए। कोई और नहीं करता है तो वो अलग चीज़ है, उसका मर्जी है, लेकिन मैं आप लोगों को डेफिनेटली गाइड करूँगा, क्योंकि आप सब लोगों ने सोचा है RI को ज्वाइन करने की, इसीलिए आपने कोर्स ज्वाइन करके मेहनत करके पढ़ा है। तो मैं चाहूँगा कि आपका सिलेक्शन हो जाए, ठीक है। तो इसीलिए आप काउंसलिंग अटेंड करो। अगर नहीं होता है तो वो अलग चीज़ है, लेकिन नहीं जाओगे तो नहीं मिलेगा, चांस भी नहीं होगा। तो डेफिनेटली जाओ, वेटिंग में रहता है तो, ठीक है। नेक्स्ट, हाँ हाँ, ये होता है। देखो ये राइट आपने बोला, मार्क्स के अकॉर्डिंग आपका लिस्ट बनता है, ठीक है। तो सबसे पहले जनरल मेरिट लिस्ट निकलेगा, ठीक है। जनरल मेरिट लिस्ट में क्या होता है, मतलब कैसे लिस्ट बनाते हैं, देखो सबसे पहले जो टॉप 5 होंगे, ठीक है, टॉप 5 को जनरल का 5 सीट मिलेगा। RI भुवनेश्वर का मैं बात कर रहा हूँ, जितने भी सीट होगा, फॉर एग्जाम्पल RI भुवनेश्वर में 5 सीट है जनरल का, उड़ीसा के केस में, ठीक है। तो सबसे पहले वो 5 सीट टॉप 5 को फिलअप करेंगे, उसमें OBC, SC, ST, जनरल कोई भी आ सकता है, ठीक है। उसके बाद फिर जितने भी है उसके ऊपर रिजर्व सीट वो निकालेंगे। OBC टॉपर जो 3 सीट है, तो OBC का टॉप 3 वालों को OBC का रिजर्व कैटेगरी का सीट मिलेगा। SC का इस तरह से, ST का इस तरह से होता है। तो इस तरह से अगर कोई SC, ST आपके ऊपर होगा, आपका स्टेट रैंक कितना बोलेंगे आप? स्टेट रैंक 14 है, मतलब जनरल कैटेगरी में आपका रैंक 8 है, स्टेट रैंक 14। इसका मतलब आपके आगे 6 लोग हैं जो कि SC, ST हो सकते हैं। तो इस केस में थोड़ा डाउट है आपका, ठीक है। इस केस में आपका वेटिंग में आएगा, लेकिन वेटिंग 3 में नहीं आएगा, आपका थोड़ा और नीचे भी हो सकता है, ठीक है। जितना भी नंबर होगा आप डेफिनेटली जाना, ठीक है। अगर होता है तो बहुत अच्छी बात है, ठीक है, क्योंकि बहुत सारे बच्चे नहीं आएंगे तो हो सकते हैं, डेफिनेटली जाना, ठीक है। लिस्ट आएगा तो पता चल जाएगा, लेकिन आपका वेटिंग में आ जाएगा डेफिनेटली। वेलकम। नेक्स्ट, गुड इवनिंग। कैटेगरी कौन सा है तुम्हारा? जनरल, हाँ जनरल में तो 5 सीट है ना, आपका 3 है, और आपने स्टेट रैंक कितना बोला? 5, तो आपका कंफर्म सिलेक्शन है। 5 है मतलब कंफर्म सिलेक्शन है, 5 तो सीट है जनरल का, तो आपका 3 है, मतलब आपका 3rd ही रैंक होगा जनरल में, ठीक है। 5 है आपका, तो 3rd या 4th हो सकते हैं, तो आपका कंफर्म सिलेक्शन है, ठीक है। आपका यस, देखो मैं अपना पहले बता देता हूँ, सेम सिमिलर मेरे साथ हुआ था। मैंने साइंस से, मुझे भी आर्ट्स में
जाना पड़ा था और मैंने चूज किया था एक्चुअली आर्ट्स में जाने के लिए, क्योंकि आपको आगे क्या बनना है वही सोचना है। तो हमको आगे ये सब एग्ज़ाम देना था, और जो भी कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम आप देते हो उस सारे एग्ज़ाम में, हर एक एग्ज़ाम में हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटी, इकोनॉमिक्स से क्वेश्चन आते हैं हर एक एग्ज़ाम में, एक्सेप्ट जो टीचिंग एग्ज़ाम का, जो मतलब टीचिंग एग्ज़ाम का भी, उसमें भी करंट अफेयर, जनरल नॉलेज रहता है, ठीक है। तो हर एक एग्ज़ाम में आता है कुछ कुछ क्वेश्चन, वो जनरल नॉलेज का पार्ट होता है। और मुझे आगे यूपीएससी सिविल सर्विस का भी प्रिपरेशन करना था, ठीक है, यूपीएससी एंड ओपीएससी सबका, तो मैंने लिया था। तो मैंने उस टाइम में क्या सोचा कि मेरे हिस्ट्री भी अच्छा था मेरा, ठीक है, हिस्ट्री भी, ज्योग्राफी भी, वो भी अच्छा हो रहा था। आपको क्या करना है, आपको पहले ये सोचना है कि आप आगे आपको क्या करना है। फॉर एग्जाम्पल अगर आपको कॉम्पिटिटिव एग्जाम देना है, ठीक है, तो देखो आप तो 2 ऑनर्स ले सकते हो, हिस्ट्री एंड ज्योग्राफी, ये दोनों ऑनर्स मतलब स्पेशल सब्जेक्ट जो है वो ले सकते हो, ठीक है। इकोनॉमिक्स एंड पॉलिटिकल साइंस स्कूल सब्जेक्ट में नहीं आते तो उसका आप नहीं ले सकते, तो आपको हिस्ट्री एंड ज्योग्राफी में से किसी एक को एटलीस्ट लेना पड़ेगा, ठीक है। तो आई विल सजेस्ट कि आप अगर हिस्ट्री आपका अच्छा था तो हिस्ट्री लो, ज्योग्राफी अच्छा था ज्योग्राफी लो। ज्योग्राफी थोड़ा साइंस से मिलता जुलता है, ठीक है, ज्योग्राफी में साइंटिफिक फिनोमेना बहुत सारे होते हैं, ठीक है, तो आपको थोड़ा पढ़ने में अच्छा लगेगा, आसान लगेगा। हिस्ट्री में आपको रट्टा मारना पड़ेगा। तो अगर आप याद ज़्यादा रख सकते हो, अगर आप रट्टा मतलब मार सकते हो, बहुत सारा चीज़ आपके दिमाग में याद रहता है, या फिर आपको हिस्ट्री पढ़ने में अच्छा लगता है, आप जो सिक्वेंशियल इवेंट्स को मेमोराइज कर सकते हो, या फिर आपको इस तरह का कहानी पढ़ने में अच्छा लगता है तो हिस्ट्री ले सकते हो। एंड अगर आपको थोड़ा साइंटिफिक चीज़ पढ़ने में अच्छा लगता है तो आप ज्योग्राफी ले सकते हो, ठीक है। ओके ओके, वेलकम। नेक्स्ट, हाँ, यूपीएससी प्रिपरेशन आप कर सकते हो फर्स्ट ईयर में, आप आज से भी यूपीएससी प्रिपरेशन कर सकते हो, आप जब चाहो यूपीएससी प्रिपरेशन कर सकते हो, उसमें कोई आपका लिमिटेशन नहीं है, ठीक है, कभी भी आप यूपीएससी का प्रिपरेशन कर सकते हो, ठीक है। काउंसलिंग का प्रोसेस मैं आपको बता दूंगा। एंड अपर्णा, तिशा, अजित, आपका टाइम, यस, गुड इवनिंग। आप लोग पूरा बोलो, आराम से बोलो, ठीक है। टेल, Good evening, sir. यस, Sir, गुड I इवनिंग। know कि you have enjoyed your today's vacation on the period of your festival, sir. Yes, definitely, definitely. I have enjoyed it a lot yesterday and today also. Okay, tell. Sir, first of all, thank you, sir, for your test series. It helps so much to improve to a level that I can compete with so many students. Thank you so much, sir. Welcome and thank you for your appreciation. It definitely motivates us to work hard for you. Okay, now you can ask your Thank question. you, sir. Sir, we are over that अपने arts belong करते हैं, but करते हैं overall rank is 433 and state rank is 85 and category rank is 60. 60, Can I get chance? 60, नहीं 60 1 6 16। और आपका कैटेगरी? कैटेगरी सर EWS से डाले थे. अच्छा, ईडब्ल्यूएस का देखो 1 सीट रहता है, सिर्फ एक ही सीट रहता है, Yes, sir. तो इसीलिए आपका चांस इस बार नहीं बन पा रहा है। आप विच ईयर यू हैव पास्ड आउट 12th? Sir 2021. 2021, ओके। सो यू डू वन थिंग, इस बार नहीं हो, सीयूईटी दिया था आपने सीयूईटी दिया था? Yes, sir. CUET Yes, sir. I just had that I should talk to you about CUET. So और उसमें क्या आपने को follow किया है, sir? हाँ, सो सीयूईटी देखो, सीयूईटी अगर हो जाता है तो सीयूईटी ज्वाइन कर लेना, अगर नहीं होता है तो फिर आप ग्रेजुएशन कहीं पे ज्वाइन करके आप फिर से तैयारी कर सकते हो नेक्स्ट ईयर के लिए, क्योंकि 2023 तक आप दे सकते हो, मतलब नेक्स्ट ईयर का अटेम्प्ट आरआई वाला आपका लास्ट अटेम्प्ट होगा। और सीयूईटी में आई थिंक ऐसा कोई लिमिटेशन नहीं है, तो आरआई वाला नेक्स्ट ईयर भी आप ट्राई कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। 1 साल आपका वेस्ट होगा, ठीक है, 2 साल नहीं होगा, 1 साल वेस्ट होगा, क्योंकि 1 साल तो बच जाता है, आरआई 1 साल आपका सेव करता है, तो 1 साल वैसे भी बच जाएगा और 1 साल आपका वेस्ट होगा। तो कोई बात नहीं, अगर आपको बेस्ट कॉलेज में या फिर आपके ड्रीम को पाने के लिए 1 साल देना पड़ता है तो इट्स ओके, कोई प्रॉब्लम नहीं है, तो 1 साल और प्रिपरेशन आप कर सकते हो, ठीक है। मैं भी एक साल और दे सकती हूँ. यस, आप 1 साल दे सकते हो, आप ग्रेजुएशन कहीं पे एडमिशन करके कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं, बिना ग्रेजुएशन का एडमिशन लिए भी प्रिपरेशन कर सकते हो, बट आई विल सजेस्ट कि आप कहीं पे ग्रेजुएशन का एडमिशन ले लो, उधर ज़्यादा ध्यान मत देना, आरआई का प्रिपरेशन में ज़्यादा ध्यान देना, ठीक है। और आरआई का प्रिपरेशन बहुत ज़्यादा हेक्टिक नहीं है, या फिर बहुत ज़्यादा चीज़ नहीं है, कम चीज़ है, लेकिन सिस्टमेटिक पढ़ना है, दिन में 1-2 घंटा भी पढ़ते हो ना तो सफिशियंट है, सिस्टमेटिकली पढ़ते हो, सिलेबस बहुत कम है और आपको बस प्रैक्टिस चाहिए, ठीक है। एंड मोमेंट में बहुत लोग जो है भटक जाते हैं, एंड मोमेंट में नहीं भटकना है, ठीक है, एंड मोमेंट ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है, लास्ट
1-2 महीना एटलीस्ट क्रैश कोर्स आपको डेफिनेटली उस टाइम में ज्वाइन करना चाहिए, ठीक है। ओके नेक्स्ट। हाँ CVT का अगर हो जाता है तो CVT, हाँ CVT होता है तो CVT डेफिनेटली ज्वाइन करना, ठीक है। श्योर, डेफिनेटली आई विल बी हैप्पी। वेलकम वेलकम। नेक्स्ट। Yes, yes, I know all your names. Yes, tell. नंबर कितना वेटिंग लिस्ट का? अच्छा अच्छा, हाँ ओके टेल। आपका वेटिंग लिस्ट में सेकंड लास्ट पे नाम है। टोटल कितने लोगों का नाम है? अच्छा, किस में आपका बेटर रैंक है? BSc बीएड या BA बीएड, किस में आपका बेटर रैंक है? BA बीएड में वेटिंग नंबर कितना है? वेटिंग का कितना सीरियल नंबर है? 19। देखो चांस तो थोड़ा कम है लेकिन जाना चाहिए, क्योंकि अगर बहुत सारे बच्चे ये सोचते हैं कि इतना पीछे रैंक है नहीं मिलेगा, ऐसा करके नहीं जाते हैं। वो सोचते हैं कि अगर वहाँ पे जाएंगे तो नहीं मिलेगा तो पैसा खर्चा होगा, या बहुत सारा चीज़ सोच के नहीं जाते हैं। तो मैंने ये चीज़ ऑब्जर्व किया है, हर साल मैंने ये देखा है कि वेटिंग हमारे टाइम में वेटिंग नंबर 18 तक को मिला था, ठीक है। और लास्ट ईयर भी ऐसा हुआ था कि वेटिंग नंबर वेटिंग लिस्ट ख़त्म हो गई। एक्चुअली ऑनलाइन काउंसलिंग में बहुत सारे बच्चे ने मतलब अटेंड नहीं कर पाए थे, तो एक और लिस्ट पर निकला था। वेटिंग लिस्ट के बाद सेकंड वेटिंग लिस्ट निकला था। तो ऐसा अगर होता है तो डेफिनेटली आपका चांस बन सकता है। तो जाओगे तो आपको पता चल जाएगा, और नहीं जाओगे तो नहीं मिलेगा डेफिनेटली, क्योंकि ऑफलाइन काउंसलिंग में जाना पड़ेगा। तो मेरे हिसाब से जाना चाहिए, ठीक है। जितना भी रैंक हो जाना चाहिए, ठीक है। सर एक और क्वेश्चन था यस। कि हम लोग को जो इंस्ट्रक्शन दिए होते हैं कैंडिडेट्स को, उसमें एक चीज में जाना फोटोज एंड सिग्नेचर। यस यस यस, फोटो विद सिग्नेचर। सर वो कैसे मतलब? देखो क्योंकि वहाँ पे सेल्फ अटेस्टेड लिखा है ना फोटो में। यस, फोटो विद सिग्नेचर लिखा है। सर फोटो विद सिग्नेचर तो तो एब्स्ट्रैक्ट सिग्नेचर। तो अगर ऐसा लिखा है तो आई विल सजेस्ट यू कि आप फ़ोटो के नीचे जो नाम रहता है ना, उस तरह का एक नाम और डेट ये करवा सकते हो, ठीक है, एडिट करवा सकते हो। और वहाँ फिर वहाँ जा सकते हो और वो बोलेंगे हाँ 3 फ़ोटो इस तरह का ले जाना, 3 फ़ोटो प्लेन ले जाना। जो वहाँ पे बोलेंगे वही आप वहाँ उनको दे देना। अगर वो बोलेंगे इसके ऊपर साइन करना है तो उसके ऊपर साइन कर देना। अगर वो बोलेंगे कि नहीं नाम वहाँ पे एडिट होना चाहिए तो वो वाला दे देना। दोनों लेके जाना, ठीक है। आपको ज़्यादा खर्चा भी नहीं होगा, बस 10 रुपये का काम एडिट कर देना, वो कर देंगे, ठीक है। 10-20 या फिर 30 रुपये का काम। डेट आप लेटेस्ट वाला डाल सकते हो, या फिर डेट देखो डेट जिस दिन आपने फ़ोटो लिया था, मतलब एग्ज़ाम के जिस दिन फॉर्म भरा था उसके 3 महीने का पहले का होता है। तो डेट मत डालना, बस नाम लिख देना, नहीं तो ठीक है, क्योंकि डेट तो कुछ बोला नहीं, सिग्नेचर बोला है। आप अपना नाम ये कर देना, क्योंकि डेट में आप कंफ्यूज हो जाओगे, ठीक है। तो इसीलिए बस नाम है वहाँ पे ऐड कर देना, ठीक है। ओके ओके नेक्स्ट सर। सर माय नेम इज सिमरन और मैंने उड़ीसा में आना है ऑडिशन के लिए जाना था, और मेरा बायोलॉजिकल साइंस में स्टेट रैंक आना है 18 और कैटेगरी में 11 है ना आपका। देखो आई थिंक वेटिंग में आ सकता है आपका, ठीक है। कैटेगरी रैंक 11 में, मतलब जनरल कैटेगरी ना, जनरल कैटेगरी में चांस है वेटिंग में आ सकता है आपका। तो वेटिंग में अगर आता है तो डेफिनेटली जाना। वेटिंग में नहीं आता है तो अगर आप 2021 या 2022 के पास आउट हो तो 1 साल के लिए और ट्राई कर सकते हो, क्योंकि अभी अगर न्यू एजुकेशन पॉलिसी को आप फॉलो करोगे तो आपको देखने के लिए ये चीज़ मिलेगा कि इंटीग्रेटेड BA BEd ही फ्यूचर है। सॉरी, इंटीग्रेटेड BA BEd BSc BEd, ठीक है। इंटीग्रेटेड BA BEd BSc BEd ही फ्यूचर है, ठीक है। तो डेफिनेटली आपको एक और साल ट्राई करने में कोई, नेक्स्ट ईयर क्या होगा कि ITEP के कोर्सेज आ जाएंगे ऑल ओवर इंडिया। ITEP का कोर्स एंड उड़ीसा के अंदर उड़ीसा BEd का कोर्स आ जाएगा। यस हाँ
हाँ हाँ। नहीं पर वो 15 डेज का ड्यूरेशन है, या 15 डेज में कैंसिल करके वो पूरा फी वापस आ सकता है। अच्छा और अच्छा। अभी तक एडमिशन का आया भी नहीं है, और अगर चांस नहीं हुआ तो फिर मैं वापस हो जाऊंगी। हाँ हाँ, वहाँ पे एडमिशन करके भी आप नेक्स्ट ईयर के लिए प्रिपरेशन कर सकते हो। ठीक है, जस्ट ए मिनट। सर वो फिर 1 to 3 साल मतलब वापस फिर से प्रिपेयर करके वही बीएससी में जा सकती हूँ। हाँ, लेकिन वही बात है, अगर आप 3 साल का बीएससी करते हो फिर 2 साल का बीएड करते हो तो भी सेम चीज़ है ना, 5 साल आपको लगेंगे। अभी आप आरआई के लिए प्रिपरेशन करते हो तो अगर नेक्स्ट ईयर देखो ग्रेजुएशन आपका चल रहा है ऑलरेडी, ठीक है, और अगर नहीं होता तो ग्रेजुएशन कंटिन्यू कर सकते हो, अगर हो जाता है तो आरआई ज्वाइन कर सकते हो, क्योंकि आगे जाके 2 ईयर बीएड तो हटाने वाले हैं, आपको पता है 2 ईयर बीएड नहीं रहेगा, सिर्फ इंटीग्रेटेड ही रहेगा, तो इसीलिए मैं बोल रहा हूँ। ठीक है, जस्ट ए मिनट। सर वेटिंग लिस्ट में कौन से नंबर प्रेजेंट रहेगा? देखो वेटिंग लिस्ट पे आपका ये डिपेंड करता है, एक्चुअली क्या है कि वेटिंग लिस्ट पे जो नाम आता है वो डिपेंड करता है कि आपका आपके आगे कौन से कैटेगरी के स्टूडेंट्स हैं, ठीक है, तो वो डिपेंड करता है, तो इसीलिए ऐसे एग्जैक्ट तो नहीं बता सकते, बस ये बोल सकते हैं कि वेटिंग लिस्ट में आ सकता है आपका। ठीक है, वेटिंग लिस्ट में आपका नाम आ सकता है। गुड इवनिंग सर। गुड इवनिंग, गुड इवनिंग। यस। सर मैं बात कर रहा हूँ सर आरआई के लिए वाला हाँ। मेरा स्पीच कंपटीशन। यस। तो सर ये मैं जी है स्टेट ओके, कैटेगरी रैंक 1 है तो यू कॉन्ग्रेचुलेसन, यू विल डेफिनेटली गेट सिलेक्टेड। जितने लोग आए सबको मिल जाएगा। ठीक है, डेफिनेटली। यस, यू आस्क योर डाउट्स। कितना टाइम लग सकता है मेरिट लिस्ट बनने में? देखो मेरिट लिस्ट जो है 15 सितंबर के अप्रॉक्स जो है या फिर उससे पहले आरआई भुवनेश्वर का आ जाएगा। ठीक है, पहले भोपाल का आया, उसके बाद मोस्ट प्रोबेबली मैसूरू का आ सकता है 10 सितंबर के अराउंड, मैसूरू का आ सकता है। मैं ये एग्जैक्ट नहीं बोल रहा हूँ कि इस दिन ही आएगा, आ सकता है। प्रोबेबल डेट ऑफ मेरिट लिस्ट फॉर आरआई मैसूर इज बिटवीन 10 to 15 के बीच में मैसूरू का आ सकता है, और फिर अराउंड 15 to 20 आपका 15 मान के चलो, अराउंड 50 भुवनेश्वर का आ सकता है, और उसके बाद लास्ट में आपके अजमेर के आएंगे, अजमेर का 20 के अप्रॉक्स। देखो ये भी जो मैं बोल रहा हूँ ये ऑफिशियल डेटा कुछ नहीं है, ठीक है, मैं लास्ट ईयर के जो ये प्रोसेस एंड जो स्पीड से इतने साल तक चलता है उस चीज़ को मैं ऑब्जर्व करके बोल रहा हूँ। तो ये सीक्वेंस चेंज हो सकता है, जैसे मैं बोला कि भोपाल, फिर उसके बाद मैसूर, फिर भुवनेश्वर, फिर अजमेर, ऐसा नहीं, मतलब ये अजमेर भी सेकंड हो सकता है, सेकंड जो भोपाल का अजमेर का भी आ सकता है। तो बस इतना मैं आपको कंफर्म ये चीज़ बोलूँगा कि बिफोर 25 ऑफ दिस मंथ और 30 ऑफ दिस मंथ यू विल गेट ऑल द मेरिट लिस्ट। ठीक है, सारे मेरिट लिस्ट आपको मिल जाएंगे। अक्टूबर के फर्स्ट वीक तक आई थिंक सबका एडमिशन भी हो जाएगा, सितंबर लास्ट तक भी हो सकता है। तो इन दिस मंथ यू विल डेफिनेटली गेट द मेरिट लिस्ट एंड आई थिंक दिस विल पब्लिश बिफोर 15 ऑफ सितंबर, बट कोई गारंटी नहीं है, लेट भी हो सकता है। ठीक है, ओके नेक्स्ट। यस, देखो सिलेबस फास्ट नहीं होता है, देखो सिलेबस कम रहता है लेकिन स्टडी मटेरियल नहीं मिलता है, स्टडी मटेरियल अवेलेबल नहीं होता है, तो डोंट वरी, ठीक है, थोड़ा वेट करना, जब आपका एडमिशन वहाँ पे हो जाएगा थोड़ा वेट करना। हमने ऑलरेडी स्टडी मटेरियल के ऊपर काम किया था लास्ट ईयर, लेकिन हमने पब्लिश नहीं कर पाए थे, प्रोवाइड नहीं कर पाए थे, कुछ कुछ बच्चों को प्रोवाइड किया था पीडीएफ में, लेकिन वो मतलब पूरा एक कंसाइज नहीं था। जैसे हमने आरआईसी का मेटेरियल बनाया बहुत ही कम कंसाइज करके, इस तरह का मेटेरियल नहीं बना पाए थे तो नहीं देते। इस साल हम कर देंगे, ठीक है, इस साल हम टाइम निकाल के वो चीज़ कर देंगे। तो आप जितने भी ज्वाइन करते हो डेफिनेटली आप सबको हम जितने भी आरआई ज्वाइन करते हो सब लोगों को हम डेफिनेटली मटेरियल प्रोवाइड करने का कोशिश करेंगे, ठीक है, क्योंकि लास्ट ईयर भी बहुत सारे स्टूडेंट थे हमारे कोचिंग से जो कि डिफरेंट आरआई में, हर एक आरआई में एटलीस्ट 1-2 स्टूडेंट तो पढ़ रहे हैं पिछले साल के बैच से, जिन्होंने कोचिंग लिया था लेकिन उनका जो है एग्ज़ाम नहीं हुआ था, फिर भी वो सिलेक्टेड हैं, ठीक है, तो हर एक आरआई में पढ़ रहे हैं, तो आपको डेफिनेटली हेल्प करेंगे। बस आपको बोलना है कि वी आर स्टूडेंट ऑफ डिस्टेंस लर्निंग, ठीक है, ये बोलोगे डेफिनेटली वहाँ पे हैं हर एक। मुझे अभी भी याद है, मैं उनके साथ कांटेक्ट करवा दूंगा आपका। अजमेर में प्रगति सोनी है, मुझे याद है, और भी हैं, ठीक है, कुछ कुछ लोगों का नाम याद है। मैसूरू में तेजस्विमा जाधव है, हम और भी, और एक है, मतलब बहुत हैं, ठीक है। मैसूरू में हमारे 5-6 थे, मैसूरू में सबसे ज़्यादा लोगों का सिलेक्शन हुआ था, उसके बाद भुवनेश्वर में सबसे सेकंड हुआ था, मतलब लगभग 6 लोगों का भुवनेश्वर में हुआ था,
भोपाल में भी हुआ था, ठीक है, भोपाल में थोड़ा कम था लास्ट ईयर, और अजमेर में भी हुआ था। तो हर एक आरआई में हमारे स्टूडेंट हैं, तो आपको हेल्प मिल जाएगा, तो उसके लिए चिंता मत करो। आइदर वो तो आपके सीनियर होंगे, ठीक है, वो आपको इमीडिएट सीनियर होंगे, वो आपको हेल्प करेंगे, दूसरा चीज़ हम भी आपको हेल्प करेंगे, ठीक है, तो डोंट वरी फॉर दैट। ओके ओके, वेलकम। नेक्स्ट, गुड इवनिंग। यस, कैटेगरी रैंक 4, हर्षिका ना, योर नेम हर्षिका? यस 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 हर्षिका, टेल, बोलो। यस 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 Yes, yes, definitely. If you take the combination geography and economics, you can apply for TGT Social Science या फिर SST, TGT SST in KVS and NVS and any school of India. You can apply TGT SST in any school of India, ठीक है? And after PG, you can apply for PGT Economics as well as TGT Social Studies, ठीक है? If you can do PG in geography also, but if you want to become a teacher of economics, PGT Economics, then you can definitely take economics in your PG. Okay. You told your category rank is 4, na? Yes. Category rank 4, which category? SC category. How many seats are there from your state? Have you checked it? Yes, sir. One seat from the One seat is only there, na? So your name will be in the waiting list. Okay, if your category rank is 4 and one seat is available, then your name will be in the waiting list. So if your name will be in the waiting list, definitely go and join the counseling process. You may definitely get a seat if anyone leave. Okay, so I hope you will get, but it depends on those who are on upper rank than you. Okay, so anyhow आप attend करना counseling process. Okay. Okay, next questions. Welcome. Next questions. Good evening. Okay, tell one by one. Yes. Yes. Tell your doubts. Your rank also. मुझे अपना rank बताओ. Sumit, yes, Sumit, yes. Sumit, your rank is category rank 1, ना? Yes, 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 Sumit, I remember. So you are definitely selected. Okay. Yes, congratulations, Sumit. Tell. Okay. Hmm. 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 कैटेगरी रैंक BSc बेट में 3 है, SC ना? ST आपका 1 सीट है एंड आपका रैंक 3 है ना? इज इट ओके? सो आपका वेटिंग में आएगा। देखो BSc BEd BA बेट दोनों का अटेंड करना, दोनों अलग अलग दिन पे हो सकते हैं। तो पहले BSc बेट का होगा, फिर BA बेट का होगा, ठीक है? भुवनेश्वर एक दिन पहले आ जाना, ठीक है? और आप BSc BEd वाले दिन काउंसलिंग अटेंड करना। अगर आपको सीट मिल जाता है BSc बेट में एडमिशन ले लेना, अगर सीट नहीं मिलता तो BA बेट में ले लेना, ठीक है? क्लियर? नहीं, BA बेट का हमेशा लास्ट मतलब सेकंड होता है। BSc बेट का पहले, फिर BA बेट का होता है। ये हमेशा इस तरह का, आप भोपाल का भी देखोगे तो पहले BSc बेट का है, फिर BA बेट का है। हमारे टाइम में भी ऐसा हुआ था, हर साल ऐसे ही होता है, पहले BSc बेट का, फिर BA बेट। क्योंकि ये लॉजिक RI भी समझता है ना, क्योंकि जिनका BSc बेट में नहीं होता है वो BA बेट में जाएंगे, लेकिन BA बेट वाले BSc बेट में नहीं आ सकते, ठीक है? समझ रहे हो? इसलिए हमेशा पहले BSc बेट का होता है, फिर BA बेट का होता है। क्योंकि जो बच्चे BA बेट के लिए अप्लाई करते हैं वो सॉरी, जो BSc बेट के लिए अप्लाई करते हैं वो BA बेट के लिए भी अप्लाई कर सकते हैं। इसीलिए पहले BSc बेट का काउंसलिंग होता है, ठीक है? तो आप पहले ये कर लेना। शैली उपाध्याय, कॉन्ग्रेचुलेसन, योर रैंक इज, यू कैन ऑल्सो आस्क मी योर डाउट। शैली, कॉन्ग्रेचुलेसन आपको।
Yes, next questions. Sally, you will definitely get a seat. Okay. Next question पूछो. Whatever you have doubts. Okay, okay, Sally. You can type. You can type your message. Okay. So next questions, please. Otherwise, we will complete the session and. Okay. Okay, Good Sally. evening, sir. Good evening. Good evening. Sir, my name is Tisha Paul. Yes, Tisha. Please tell. Sir, I am applying for BSc and BA both. Yes. Sir, my stream rank for BSc is 1 and category rank is 1 and overall rank is 463. Yes. And Yes. sir, for BA my stream rank is 3 and category rank is 2. Sir, the symmetrics for Arrive Bhubaneswar is for both the over northeast and another over. Hmm. Sir, the state rank given is of my state north northeast. I think the state rank is for your state. Okay, overall rank is for RI Bhubaneswar. And if we see the structure that they have made in the rank card, it may also look like that कि वो पूरा whole नॉर्थ ईस्ट का भी बना सकते हैं. ठीक है. आपका मार्क्स कितना है ओवरऑल? 94. तो आई थिंक इस बार क्योंकि सबका मार्क्स कम आया है, ठीक है, सब लोगों को कम मार्क्स मिला है. आई थिंक व्हाट इज़ द इशू मुझे पता नहीं, लेकिन सबका कम मार्क मिला है, जितना एक्सपेक्टेड था उससे कम मिला है. तो आई थिंक यू मे बी द मीन्स योर रैंक मे बी द होल नॉर्थ ईस्ट रैंक. तो नॉर्थ ईस्ट एंड अंडमान निकोबार मिला के उसका सीट रहता है. तो मुझे लग रहा है कि नॉर्थ ईस्ट एंड अंडमान निकोबार का मिला के आपका रैंक हो सकता है. अगर आपका नहीं भी होगा, ठीक है, अगर आपका रैंक जो है सिर्फ आसाम से भी होगा तो भी आपका नाम वेटिंग में एटलीस्ट आ जाएगा. ठीक है. ओके. ओके. सर, मैंने लास्ट ईयर भी अप्लाई किया था तब सर स्टेट रैंक 17 आया था और मेरा नाम वेटिंग लिस्ट में था. वेटिंग लिस्ट में हाँ, तो वेटिंग लिस्ट में देखो तो लास्ट क्योंकि तुम्हारा वेटिंग लिस्ट में नाम था 17 रैंक हो गए. तो इस बार इसीलिए मैं बोल रहा हूँ जो स्टेट रैंक आपका लिखा है, मेरे हिसाब से मोस्ट प्रोबेबली जो स्टेट रैंक आपका लिखा है वो होल नॉर्थ ईस्ट एंड अंडमान निकोबार से है. तो आपका नाम डेफिनेटली आ जाएगा उसमें. ठीक है. वेलकम वेलकम. एंड आई वांटेड कि आपका हो जाए. ठीक है, बिकॉज आप 2 साल आपने हमारे साथ जुड़ा, कोचिंग आपने लिया. ठीक है, मैं चाहता था कि आपका हो जाए. ओके. वेलकम वेलकम वेलकम. नेक्स्ट क्वेरीज. गुड इवनिंग. यस संजय. कैटेगरी रैंक प्लीज. 1 सेकेंड. 16. Yes. Tell. Yes, your category rank is 16 you told na. So which category do you belong? OBC. I think we need to check the seat matrix. Okay, seat matrix. Do you know how many seats are there for your state for OBC category? 3 or 4. So you think I think your name will be in the waiting list. ठीक है. Most probably you will get your name in the waiting list. Waiting list में आपका नाम आ सकता है. Yes. PH certificate. Then you may definitely get selected because one other student was there named Aman Ansari for RI Bhopal. He was also a similar case. His rank was also around 17 or 18 or 20 and he was PH. PH rank is not mentioned in the rank card. So if you have PH certificate then you may definitely get selected as Aman is selected. Aman Ansari is selected. ठीक है. तो yes. अच्छा, I told कि you may get selected because from PH category you may get selected.
Okay, because PS rank is not written in the rank card, that's why you may be rank 1 of PH, ठीक है, PH rank 1 आपका हो सकता है, so you can definitely get a seat from PH category, so chances are there and you will definitely get the merit list in 1 or 2 weeks. Okay, welcome. Next questions please, otherwise we will end the session. If you have any doubt you can. मेरिट लिस्ट 1 और 2 वीक के अंदर आ जाएगा। भुवनेश्वर का 15 सितंबर से पहले आ जाएगा, ठीक है, और मैसूर का भी आ जाएगा 15 सितंबर से पहले। अजमेर का थोड़ा सा 15 के बाद लग रहा है, लेकिन इसका भी जैसे मैंने बोला कि कोई सीक्वेंस का ऐसा कोई मतलब नहीं है, जब भी रेडी होगा वो पब्लिश कर देंगे, ठीक है, क्योंकि सबका रेडी है। यस 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 हाँ 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 हाँ, तो आप देखो, सुनो, आपने कौन सा स्टेट से अप्लाई किया है, तो आपका बिहार का डोमिसाइल सर्टिफिकेट वहाँ पे चेक होगा, ठीक है, आपने जिस डोमिसाइल से अप्लाई किया उसका डोमिसाइल आपको देना है, ठीक है। डोमिसाइल का मतलब होता है रेसिडेंस, ठीक है, तो और मेरा जो पर्सनल ये मैंने दिखाया था एक वीडियो में, ठीक है, आपको डोमिसाइल का मतलब होता है रेसिडेंट, और इनकम चाहिए, और आपका कास्ट अगर है तो, जनरल अगर है तो नहीं चाहिए, अगर कोई कास्ट है मतलब रिजर्व कैटेगरी है तो आपको कास्ट सर्टिफिकेट चाहिए। 3 चीज़ आपको चाहिए, कास्ट सर्टिफिकेट, रेसिडेंट सर्टिफिकेट मतलब डोमिसाइल सर्टिफिकेट, और तीसरा आपका इनकम सर्टिफिकेट आपके पेरेंट्स का, ये 3 चीज़ आपको चाहिए, ठीक है। नहीं, उसका कोई फ़र्क नहीं, मैं पर्सनल एग्जाम्पल में बोल रहा हूँ। मेरे एक दोस्त वो सिक्किम से है, ठीक है, सिक्किम से है, और उसने अप्लाई किया था वेस्ट बंगाल से, ठीक है, वेस्ट बंगाल में उसका घर था, लेकिन उसका पूरा एजुकेशन सिक्किम से, क्लास 1 से लेकर क्लास 12 तक सिक्किम से वो पढ़ा था, लेकिन उसने अप्लाई किया था वेस्ट बंगाल से, तो उसका कोटा या फिर उसका जो कैटेगरी है, जो सॉरी स्टेट है, वो वेस्ट बंगाल है। तो ऐसा कोई फ़र्क नहीं पड़ता, आप कहाँ से पढ़ रहे हो वो फ़र्क नहीं पड़ता, आप किस डोमिसाइल से अप्लाई किए वो फ़र्क पड़ता है, सर्टिफिकेट चाहिए। अगर आप ऐसा भी है, फॉर एग्जांपल आप जैसे आपने बोला कि आपके पिताजी दूसरे जगह पे जॉब करते, तो उस वहाँ का भी अगर आपके पास डोमिसाइल सर्टिफिकेट है और आपने उस स्टेट से आरआई में अप्लाई किया है, तो उसका डोमिसाइल सर्टिफिकेट चाहिए। जो आपने फॉर्म फिलअप के टाइम या फिर रैंक कार्ड में आपका जिस डोमिसाइल दिखा रहा है उसका आपको चाहिए डोमिसाइल सर्टिफिकेट फॉर वेरिफिकेशन, ठीक है। रेसिडेंट सर्टिफिकेट, यस। यस 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 हाँ, कोई प्रॉब्लम नहीं, 2 साल ड्रॉप आउट तक अलाउड है वहाँ पे। 2022 में जो अप्लाई किए हैं वो 2020 वाले भी अप्लाई कर सकते हो, तो 2 साल का ड्रॉप जो है आरआई अलाउ करता है, तो कोई दिक्कत नहीं है। हाँ, कोई प्रॉब्लम नहीं है, ठीक है, कोई प्रॉब्लम नहीं, आराम से आपका हो जाएगा, ठीक है। वेलकम। ओके, यस पर्सनल चाहिए डोमिसाइल सर्टिफिकेट, ठीक है। अगर आपका पर्सनल नहीं है और अभी आपका टाइम हो गया है काउंसलिंग का, जैसे 8 और 9 तारीख को है, तो आप जो है भोपाल के जितने भी स्टूडेंट हैं वो पेरेंट्स का लेके जा सकते हैं, ठीक है। अगर आपका नहीं है तो ये अलाउड नहीं है, मतलब मैं ये बोल रहा हूँ कि आपका कुछ तो आपके पास रहना चाहिए। ये वो एक्सेप्ट नहीं करेंगे आपके पेरेंट्स का डोमिसाइल सर्टिफिकेट, आपके नाम का डोमिसाइल सर्टिफिकेट ही एक्सेप्ट किया जाएगा, लेकिन जिनके पास नहीं है वो लेके जा सकते हो और वहाँ पे रिक्वेस्ट कर सकते हो, एक अंडरटेकिंग अगर बोलेंगे तो लिख सकते हो कि आप 10 दिन के अंदर या 15 दिन के अंदर डिपॉजिट कर दोगे, ठीक है। तो डोमिसाइल सर्टिफिकेट आपका ही चाहिए होता है, लेकिन अगर नहीं है तो आपके पेरेंट्स का लेके जा सकते हो, ठीक है।
हाँ हाँ ठीक है, जो 18 से पहले, हाँ 18 से पहले नहीं बनता है ना, तो एक जॉइंट करके बनाते हैं, तो वो लेके जा सकते हो आपके पिताजी के साथ। हाँ हाँ, यस, नेक्स्ट। एनी अदर क्वेश्चंस? You can definitely ask if you have any question, otherwise we will end the session and फिर हम लोग करेंगे आपके साथ पर्सनल डिस्कशन भी करेंगे, ठीक है। आप जैसे ही सिलेक्टेड हो जाओगे तो भूलना मत, ठीक है। जब भी टाइम मिलेगा हम आपके साथ इंटरव्यू करेंगे आपके पर्सनल। यस, पिताजी पूछ रहे थे सर, जैसे हम लोग ये डिस्कशन कर रहे थे सर, हमें कल वहाँ से पूछ रहा था हाँ उससे, जिस जगह से हमने फॉर्म फिलअप करा सर, वहाँ से हमें पूछ रहा था कि हम्म, फॉर्म फिलअप करके आप दे देंगे कि आप वहाँ से इंटरव्यू करवाएं, तो वैसा हम कुछ पोस्ट करेंगे हम लोग का क्या करें गारंटी। एक्चुअली मुझे थोड़ा समझ में नहीं आया आप क्या बोले, ठीक है। जैसे सिलेक्शन जो भी मेरिट लिस्ट में मिला था, हाँ हाँ, उस मेरिट लिस्ट के अकॉर्डिंग सर जो स्टूडेंट्स का जो एड्रेस है सर, वहाँ पे कुछ पोस्ट किया जाएगा क्या वहाँ से? नहीं आजकल सब ईमेल में हो जाता है, पोस्ट होता है लेकिन ईमेल में सब कुछ आ जाएगा आपका, ठीक है। आपका देखो हमारे टाइम में वहाँ पे पोस्टल भेजते थे, आपके टाइम में आई थिंक अभी पोस्टल नहीं भेजते हैं, अगर भेजते हैं तो भी पहला ईमेल भेजेंगे, ईमेल ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, पोस्ट इतना इंपॉर्टेंट नहीं है। ईमेल के थ्रू डेफिनेटली आएगा, फिर पोस्ट आएगा, ठीक है। तो इसीलिए पोस्टल टाइम लग जाता है। मेरे साथ एक बार ऐसा हुआ था कि मेरे पास पोस्टल लेटर काउंसलिंग के बाद आया था और मैं ईमेल के थ्रू गया था, ठीक है। तो ऐसा होता है, तो इसीलिए रिलाय मत करना पोस्टल लेटर के ऊपर, ईमेल के ऊपर रिलाय करना। ईमेल में जो होगा वो प्रिंट आउट करा के लेके जाना है, ठीक है। सर अभी जस्ट मैंने बात करी तो प्लीज बनवाया सर, हाँ मैंने जस्ट बनवाया सर, हमने जो भी मेरा अकाउंट है बस, हाँ, तो एक प्रॉब्लम था सर, उसमें जो सिग्नेचर है ना सर हमारे ऑफिसर्स का, हम्म, तो अभी लिखा हुआ है सर कि कॉम सिग्नेचर मतलब ऑफलाइन दिखाया गया है। हाँ नहीं चाहिए, उसमें कंप्यूटराइज्ड सर्टिफिकेट सिग्नेचर डज नॉट रिक्वायर्ड ऐसा लिखा होगा, ठीक है। तो वही चीज़ मैंने अपना पर्सनल मैंने वीडियो बनाया था, उसमें बताया था कि मेरे जो सर्टिफिकेट था उसमें भी नीचे लिखा था, सिग्नेचर वहाँ पे नहीं था। तो डिजिटल जो है उसमें सिग्नेचर नहीं होता है, ठीक है। तो इसीलिए कोई प्रॉब्लम नहीं है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। मैंने दिखाया था ना, मैंने पर्सनल दिखाया था, वो हर जगह पे मैंने उसको यूज़ किया है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। ठीक है, ओके, सो थैंक यू एवरीवन। अगर फिर से कोई आपका डाउट होगा तो फिर हम लोग एक और सेशन कर सकते हैं, ठीक है। अभी भोपाल वालों के लिए ज़्यादा इंपॉर्टेंट था, और बाकी मैक्सिमम तो हमारे आज बहुत कम ही बच्चे जुड़े हुए हैं। आई थिंक मैं लेट में इन्फॉर्मेशन दिया, पता नहीं, जो भी है, फिर ज़रूरत पड़ेगा तो फिर हम लोग करेंगे, ठीक है। सो थैंक यू एवरीवन, यू कैन लीव नाउ। एंड डेफिनेटली मैं आप लोगों के साथ इंटरव्यू भी करूंगा, पर्सनल जो फीडबैक है, क्योंकि डीसीएस लर्निंग को अगर कोई बूस्ट दे सकता है तो आप लोग ही दे सकते हो, ठीक है। तो ऑनेस्ट चीज़ है, क्योंकि मैं जो कर रहा हूँ बहुत लोगों को अच्छा लगता है और लोग पसंद भी करते हैं, लेकिन जब कोई स्टूडेंट बोलेगा टीचर के लिए तो वो बड़ा अचीवमेंट होता है, ठीक है। तो डेफिनेटली आप लोगों से इंटरव्यू लेंगे, एंड डेफिनेटली आप जो फील किए हो, जो भी फील किए हो, जहाँ पे आपको बुरा लगा वो भी बोल सकते हो, जहाँ पे आपको अच्छा लगा सब कुछ बोल सकते हो, ठीक है। डेफिनेटली वी विल अप्रिशिएट दैट। बहुत कोशिश किया था लास्ट ईयर भी इंटरव्यू लेने के लिए, लेकिन लास्ट ईयर बिल्कुल टाइम नहीं हो पाया था, और मैंने सोचा कि एग्ज़ाम तो हुआ नहीं है, क्या लेंगे। अभी इस बार तो एग्ज़ाम हुआ है और डेफिनेटली हेल्प आपको मिला है, तो डेफिनेटली आप लोग फीडबैक आपका देना, ठीक है। थैंक यू एवरीवन।